अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जिसको आप स्टेज के ऊपर देख रहे हो, इनका नाम रूबिका लियाकत है। इनको विराट हिंदू सम्मेलन उदयपुर के अंदर एक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक के बाद एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये उन्हीं में से एक हिस्सा है। इस वीडियो के अंदर रूबिका लियाकत का कहना है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोजे रखती हूँ, मैं इबादत करती हूँ, और अब मान लीजिए कि अगर मैं कोई मुसीबत में यहाँ पर फंस जाऊँ, यानी स्टेज के ऊपर से गिर जाऊँ, तो क्या सऊदी के लोग आकर मुझे उठाएंगे या हिंदू भाई मेरे उठाएंगे? जिसके बाद चारों तरफ थालियां बजती है। तो यहाँ पर रूबिका लियाकत का इनडायरेक्टली निशाना इंडिया की माइनॉरिटी के ऊपर है। तो मुझे सऊदी अरब से कोई मेरा कलमा गो भाई बचाने आएगा, यहाँ बगल में बैठा मेरा हिंदू भाई मुझे सहारा देने के लिए आएगा। तो रूबिका लियाकत का ये मानना है कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी है वो लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो परेशानियां, जो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म को अरब मुल्क के लोग आकर कम करेंगे। ये सोच यहाँ पर के लोगों को भूल जानी चाहिए, जबकि हमारे खुद के हिंदू भाई हमारी मदद करेंगे। तो रूबिका लियाकत को एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी है, जो मुसलमान है, उनको यहाँ पर के हिंदू भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हिंदुत्व की जो सोच है उससे प्रॉब्लम है। उड़ीसा के अंदर गोश्त के नाम पे बेकसूर मुसलमान को शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर रूबिका लियाकत ने एक वीडियो नहीं बनाया। झारखंड के अंदर मुस्लिम खातून से ज़बरदस्ती बदतमीज़ी की गई, उसके ऊपर रूबिका लियाकत कुछ नहीं बोली। बिहार के अंदर ये कहा गया कि आप लोग कुरान नहीं पढ़ा सकते मौलाना से, उस पर नहीं कहा कुछ इन्होंने। उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर जो है मुसलमान अपने घर के अंदर बाजमात नमाज अदा कर रहे थे, तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। इस पर रूबिका लियाकत कुछ नहीं बोलती, लेकिन एक आरएसएस का प्रोग्राम के अंदर जाकर ये कहती है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोजे रहती हूँ। तो यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, रूबिका लियाकत को असल में पता ही नहीं है, और ज़्यादातर इनके वीडियोस के अंदर यही रहता है। ये कहीं ना कहीं मंदिर में जाती, रील्स बनाती और उस रील्स को पोस्ट कर देती। इससे ये साफ मैसेज देती है कि ये मेजॉरिटी को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। देखो भाई, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहती कि मैं जितनी बार हो सके उतनी बार उम्रा कर लूँ और जितना हो सके हज करने की कोशिश करूँ, लेकिन ये कोशिश रूबिका लियाकत के अंदर कभी दिखाई नहीं दी। रूबिका लियाकत हमेशा भक्तों को खुश करने की कोशिश करती रही, यहाँ तक कि राम मंदिर में जाकर भी इन्होंने वीडियो बनाया। अफसोस की बात यह है कि जो जुल्म के वीडियोस हमारे तक पहुंच रहे हैं, वो आखिर रूबिका लियाकत तक क्यों नहीं पहुंचते। महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी आने के बाद जो जुल्म माइनॉरिटी के ऊपर हुआ है, इस पर भी कुछ बात नहीं करती और देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर सेल्फी लेकर पोस्ट कर देती है। और ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है, दुनिया भर की खबरें इन्हें मिलती रहती है। दुनिया के कौन से कोने में क्या हो रहा है इसकी अपडेट इन्हें इमीडिएटली मिल जाती है, लेकिन खुद के मुल्क के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में इन्हें पता ही नहीं। और आप लोगों को नहीं मालूम है, आजकल इन्होंने फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी बन गए। लोगों को तबीयत खराब है तो भी जिम करो बोल रहे। अब इनको कौन बताएंगे कि दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों की लिस्ट के अंदर अपना मुल्क भी आता है। गरीब लोगों को 2 रोटी के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करना पड़ता। मुल्क के अंदर बढ़ती हुई गरीबी, मुल्क के अंदर करोड़पतियां मुल्क छोड़ के जा रही, उसके ऊपर कभी इन्होंने वीडियो नहीं बनाए। मुल्क की बेरोजगारी के ऊपर एक वीडियो आज तक नहीं बनाया, और बात कर रहे फिट रहो, जो भी हालत में रहते जिम को जाओ। बड़े अफसोस की बात है। तो तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने आज के दिन हनुमकोंडा के एडिशनल कलेक्टर वेंकटा रेड्डी के घर पर बड़ी सतह पर तलाशी और छापेमारी की। ये कार्रवाई उन पर लगाए गए इल्जामात के बाद की गई, जिसमें कहा गया कि इनके पास इनकी आमदनी से ज़्यादा दौलत मौजूद है। ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक एसीबी की टीम ने एक के वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर रेड किए। ये छापे हैदराबाद, नलगोंडा और मिरियालगुड़ा के कई लोकेशन पर डाले गए। तलाशी के दौरान एसीबी ऑफिसर्स ने कैश, सोने के जेवरात और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अहम डॉक्यूमेंट बरामद किए। सोर्सेस का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स और सामान इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि जब इनिशियल प्रोब आगे बढ़ा तो इसके बाद वेंकटा रेड्डी के मनेचेरुवुलु वाले रेसिडेंस पर भी रेड की गई और साथ ही इनसे लिंक्ड दूसरे प्रीमाइसेस पर भी सर्चेस किए गए। इस ऑपरेशन के दौरान एसीबी ऑफिसर्स ने तकरीबन 30 लाख रुपए कैश रिकवर किए और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी मिले जो केस को और मजबूत बना सकते हैं। एसीबी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन में उनके एसेट का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि इनकी नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम के मुकाबले में इनके पास इतनी प्रॉपर्टी और कितनी इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। इस तरह के केसेस में अक्सर एजेंसीज का फोकस ये होता है कि जो चीज़ें सामने आती है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू का अंदाजा लगाया जाता है और ये कंफर्म किया जाता है कि ये सब एसेट लीगल इनकम से बनाया गया या फिर किसी और तरीके से।
ये भी बात याद दिलाई जा रही है कि दिसंबर 2025 में वेंकटा रेड्डी पर यह इल्जाम लगा था कि 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। उस वाक़े के बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अब इस नए केस में एसीबी ने इनके खिलाफ असेट का केस रजिस्टर किया है और इनके प्रॉपर्टीज और फाइनेंशियल डिटेल्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन और गहरा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सर्चेस के दौरान जो असेट्स का पता चला है, इनकी टोटल वैल्यू लगभग 7.69 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। इन असेट्स में एक विला, एक फ्लैट, 8 प्लॉट्स और 14.25 एकड़ जमीन शामिल है। इसके अलावा 30 लाख रुपए कैश की बरामद किया होने का भी जिक्र किया जा रहा है। एसीबी सोर्सेस ने यह भी कहा कि एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू वो कागजी वैल्यू से काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रियल एस्टेट की प्राइसेस अक्सर एरिया और लोकेशन के हिसाब से बहुत हाई होती। फिलहाल एसीबी की तरफ से ये ऑपरेशन तेलंगाना में एक बड़ी एंटी करप्शन एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है और इस केस पर पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल से दोनों की नजर बनी हुई है। तो हैदराबाद के बेगमपेट फ्लाईओवर पे आज सुबह में एक तेज रफ्तार गाड़ी का खौफनाक हादसा पेश आया जब स्पीडिंग कार बेकाबू होकर अचानक पलट गई। ये वाकया सुबह के वक्त हुआ, जिसकी वजह से फ्लाईओवर पर मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। गाड़ी पलटने के बाद रोड पर एक तरफ उलटकर गिर गई और फ्लाईओवर का एक हिस्सा बंद हो गया। इस एक्सीडेंट में गाड़ी में सवार करने वाले 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरन इमदादी टीम्स और लोकल लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और पहली मददी कार्रवाई के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। पुलिस को जैसे ही इस हादसे की इत्तला मिली, बेगमपेट एरिया की लोकल पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने फ्लाईओवर पर ट्रैफिक को कंट्रोल करना शुरू किया और लोगों को सेफ डिस्टेंस पर रहने की हिदायत दी। हादसे के बाद कुछ देर तक ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया क्योंकि पलटी हुई गाड़ी ने रास्ता तंग कर दिया। पुलिस को शक है कि यह हादसा रैश ड्राइविंग या तेज रफ्तार की वजह से हुआ। अब पुलिस गाड़ी की स्पीड, ड्राइवर की लापरवाही और रोड पर मौजूद हालत को मद्देनजर रखकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेसेस के बयान भी कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि हादसे की असल वजह सामने आ सके। इसके अलावा 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता सेक्टर 150 ग्रेटर नोएडा में एक पानी से भरे कंस्ट्रक्शन पिट में डूबकर अपनी जान खो बैठा। युवराज की कार जुम्मे की रात पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी और उस गाड़ी को मंगल के दिन बाहर निकाला गया, यानी कार एक्सीडेंट के लगभग 4 दिन के बाद। लोग ये सोच रहे थे कि नोएडा अथॉरिटी 2 घंटे के अंदर युवराज को रेस्क्यू क्यों नहीं कर पाई। लोगों ने लापरवाही का इल्जाम लगाया और युवराज के लिए इंसाफ की डिमांड की। एनडीआरएफ की टीम ने युवराज मेहता की गाड़ी को एक गहरे पानी से भरे पिट से रिकवर किया जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में था। यह पिट बेसमेंट बनाने के लिए खोदा गया था। मेहता की मौत जनवरी 16 और 17 के दरमियान रात को हुई जब घनी धुंध की वजह से उनकी कार पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। चश्मदीद गवाहों और विक्टिम की फैमिली के मुताबिक युवराज तकरीबन 2 घंटे तक गाड़ी के अंदर फंसा रहा और बार बार मदद के लिए चीखता रहा। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी बॉडी हफ्ते को रिकवर हुई एक लंबी ऑपरेशन के बाद, जिसमें पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सब शामिल थे। इस वाक़े के बाद लापरवाही, सेफ्टी अरेंजमेंट्स की कमी और रेस्क्यू ऑपरेशन में देर के इल्जाम सामने आए। विक्टिम के वालिद का कहना है कि वो पुलिस और दूसरे रेस्क्यू स्टाफ के साथ स्पॉट पर पहुंच गए थे लेकिन उनके बेटे को वक्त पर नहीं बचाया जा सका। उन्होंने रिपोर्टर से कहा, अगर एक्सपर्ट ड्राइवर अंदर जा सकते तो शायद मेरा बेटा बच जाता। युवराज मदद के लिए चीखता रहा जब गाड़ी पानी में डूब रही थी। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।